देखो 20 में भी आया सवाल, 21 में भी आया, 24 में भी आया। ऐसा कौन सा रिएक्शन है, बताओ बताओ बताओ, कमेंट बताओ, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिससे हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बता सकते हैं, कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव। एक और तरीका दिखाऊं बैलेंस करने का, एकदम खटाक से बैलेंस, एकदम खटाक से बैलेंस करने का तरीका देखिए आज। और ये दो काम बिगाड़ रहा है तो मैं दो से डिवाइड कर देता हूं, हो गई बैलेंस। अब सर ये दो नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, अरे मैथ्स तो पढ़िए। पानी क्या करता है, इसके घमंड को तोड़ देता है, पानी इसके घमंड को तोड़ देता है। बेटा घमंडी कोई भी हुआ तो उसका घमंड एक ना एक दिन टूटेगा। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई? फोन वगैरह लगा लिया जाए एयरप्लेन पे, वरना कोई डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब फोन वगैरह एयरप्लेन मोड पे लगा दिया। माइक ऑन है ना भाई? आवाज जा रही है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हाल है? राम राम भैया, राम राम, क्या हाल है? शुरू किया जाए भाई। तो भाई आज हम लोग करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जिसको हम लोग करंट ईयर क्वेश्चन भी बोलेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं भाई, चलो शुरू करते हैं। सब लोग आ गए हैं भाई? सबकी तैयारी बढ़िया चल रही है ना? बहुत बढ़िया। हेलो 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 मेरे प्यारे गुड्डू, मेरी प्यारी गुड़िया। चलो कितनी गुड़िया हैं इस चैट में, देखें कितनी गुड़िया हैं, कितनी गुड़िया हैं बताएं, प्यारी प्यारी गुड़िया हैं। अभिषेक कुमार तुम गुड़िया हो? अभिषेक नो, पापा ने नाम गुड्डे समझ के रखा था। हेलो गौरी हाय, हेलो हर्षा हाय, साक्षी हाय, सुरभि हेलो 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 हाय, आस्था। सारी गुड़िया को मेरा नमस्कार और सारे गुड्डू को भी मेरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है विच इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई 2019, 2020 और 2022, 2024 कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? नेम द फॉलोइंग। भाई कुछ कुछ नाम करने, जल्दी जल्दी आइए इसको करते हैं। सबसे पहले मेटल दैट कैन बी कट बाय अ नाइफ। भाई कोई भी बता दो, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, जो मन करे बता दो, सब कट बाय नाइफ। लस्ट्रस नॉन मेटल, नॉन मेटल चमकीले नहीं होते पर एक्सेप्शन होता है। लस्ट्रस नॉन मेटल कौन कौन से हैं? आयोडीन है और कार्बन का एक फॉर्म, कौन सा? ग्रेफाइट, फॉर्म ऑफ कार्बन। कैसा होता है? लस्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कई बार बताया है भाई, मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन है भाई? मलकली। कौन है? मलकली। जी जल्दी जल्दी आओ भाई, इसको निपटा देते हैं। मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, भाई आपने पढ़ा है मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड। गोल्ड भाई सबसे ज्यादा मेलिएबल, और गोल्ड से 1 ग्राम सोना मिल जाए मास्टर 1 ग्राम में क्या होगा? मेरे को तो 50 किलो सोना चाहिए। केजीएफ खोलेगा अपन, हेलीकॉप्टर से उतरेगा मास्टर, डक 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 डक, सोना बेचेगा, सोने की तस्करी करेगा, और उसके बाद बेटा जहाज में डूब भी तो जाओगे, मरना नहीं है भाई। चल, मोस्ट वेलेबल डक्टाइल मेटल कौन होता है? गोल्ड। 1 ग्राम सोना मिल जाए ना तो 2 किलोमीटर लंबी तार बन जाए, है ना, तो आज जाके मम्मी की सोने की बाली चुरा लूंगा मास्टर घर में ही है केजीएफ कहाँ जाऊंगा मैं इधर उधर, घर में ही केजीएफ है, मम्मी का सोने का बाली चुरा लूंगा। मजाक की बात छोड़ू, मैं बताऊं, मेरी मम्मी के सोने की बाली थी, गोल गोल वाली जो होती है, तो वो उनको बेचनी, मेरा घर बिक गया था। थोड़ा सी कहानी जल्दी से बता देता हूँ, आपको मोटिवेट करेगी। मेरा तो घर बिक गया था जब मैं 6 क्लास में था, जिस घर में मैं रहता था। फिर हम लोग चले गए थे एक स्लम टाइप के एरिया में, वहाँ किराए पे रहते थे। 1100 रुपये किराया था, पहले 600 था, बढ़ते बढ़ते फिर 1100 हो गया था। 600 रुपये किराए से स्टार्ट हुआ। तो उस वक्त इतना पैसा का कमी हो गया था, मैं बहुत छोटा था, मैं 6th में था, तब मैं पढ़ाता भी नहीं था, और मैं पढ़ा के भी कितना ही पैसा कमा लेता। तो मम्मी ने अपनी सोने की बालियाँ बेच दी थी। और भाई वो छोटा सा बच्चा 6-7 क्लास का, मैंने तब सोच लिया था कि एक दिन पैसा कमाऊंगा, मम्मी को सोने की बाली दूंगा। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बेटा, जब मेरा कॉलेज छूट गया, कॉलेज पूरा नहीं कर पाया था, वापस आया पढ़ाने, तो अपनी पहली तनख्वाह से मैं मम्मी के लिए सोने की बाली लेके आया था। सस्ती लाया था, मेरे ख्याल से उस वक्त कुछ 5,000 6,000 की मिली थी। वो लोकल ज्वेलर्स की दुकान होती है, ऐसा नहीं कि वो बड़ा ज्वेलर्स तनिष्क वनिष्क, नहीं, लोकल ज्वेलर्स जो होते हैं उससे बना के लाया था। बड़ी खुश हुई थी मम्मी। तो बेटा आप भी अपनी पहली कमाई से अपनी मम्मी के लिए जरूर कुछ लाइएगा। मेटल दैट इज बेस्ट, अब तो मम्मी को कुछ भी दे सकते हैं मेटल दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है बेटा? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, एलोट्रोपी का फिनोमेना, नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, कौन है भाई? कार्बन, इट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, है ना, ग्रेफाइट के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में।
हाउ आर एलॉयज बेटर देन मेटल्स? एलॉयज कैसे बेटा सुपीरियर होते हैं मेटल के ऊपर? तो बेटा एलॉय क्या होता है? एलॉय के पास क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना? 2 या 3 मेटल मिला के बनते हैं, तो इनके पास क्या होती है? मेटल की प्रॉपर्टीज कंबाइन हो जाती है। अब इसकी क्या सुपीरियरिटी है, क्यों ये बेटर होते हैं? तो बेटा देखो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे आप देखो आयरन का केस, है ना, आयरन का केस, तो एक्चुअली जो प्योर आयरन होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन के अंदर क्रोमियम वगैरह डाल देते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो आप ऐसे लिख, स्ट्रेंथ इंक्रीज मत लिखना सुपीरियर, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हाई स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के काम आ सकता है। और क्या हो सकता है बेटा, और क्या कर सकते हैं हम लोग? हाई स्ट्रेंथ हो गई, और क्या? ड्यूरेबिलिटी बढ़ सकती है, मतलब आप ड्यूरेबिलिटी बढ़ सकती है मतलब लाइफ बढ़ सकती है, ऐसे लिख लो। करोजन से प्रिवेंट करता है, करोजन से प्रिवेंशन कर देता है। और क्या होता है, अपने उसमें पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्या करता है? रेजिस्टेंस को लो कर देता है, लो रेजिस्टिविटी, या हाई कर देता है, सॉरी हाई रेजिस्टिविटी के आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं, है ना? तो ये सारी चीजें कर सकता है, लो मेल्टिंग पॉइंट कर देगा। इस तरह के कुछ फीचर्स, कुछ भी लिख देना, 2 या 3 फीचर्स कुछ भी लिख देना, है ना, 2 ही लिख देना। हाई स्ट्रेंथ दे देता है और करोजन से प्रिवेंशन दे देता है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, CBQ। क्या है भाई? 3 मेटल सैंपल ऑफ मैग्नीशियम है हमारे पास, एल्यूमिनियम है हमारे पास, और आयरन है। वर टेकन, क्या क्या है? Mg, और क्या है? Al, और आयरन को क्या बोलते हैं? Fe। वर टेकन एंड रब्ड विद सैंडपेपर। These samples were then put separately in test tube containing dilute hydrochloric acid। उसके बाद क्या हुआ भाई? हाइड्रोजन गैस निकली, उसकी फॉर्मेशन ऑफ बबल हुए। भाई मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराओगे तो हाइड्रोजन गैस निकली, और बता रहे हैं उसके बबल बने। फिर क्या है? When the activity was done with dilute hydrochloric acid, then in which one of the test tube was the rate of formation of bubbles the fastest and thermometer showed the highest temperature। बेटा जब मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ में हीट भी निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं किसमें फॉर्मेशन ऑफ बबल का जो रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल, घुमा फिरा के आपसे पूछ रहे हैं किसमें हाइड्रोजन गैस के निकलने का रेट सबसे ज्यादा होगा और किसमें हीट प्रोड्यूस सबसे ज्यादा होगी। तो भाई आपने अगर गन शॉट देखा हो तो ये चीज एकदम डिटेल में समझाई थी। वहां क्या बताया था मैंने कि भाई आप देख लेना कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। अगर एक्टिविटी सीरीज में जाएं हम लोग तो इनमें सबसे ऊपर मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद आयरन आएगा। तो ये अपना मोस्ट रिएक्टिव हो गया। बेटा जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वही क्या देगा? सबसे फास्टेस्ट रेट देगा हाइड्रोजन के इवोल्यूशन का, और सबसे ज्यादा हीट भी निकलेगी। आपसे ऑर्डर पूछ लेता तो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम में रेट होगा हाइड्रोजन का, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द मेटल? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड? नेम द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो आपको पता है कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड वाली कहानी याद है, स्पेशल केस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो बेटा नाइट्रिक एसिड क्या करता है? मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। हम मेटल के साथ अगर डाइल्यूट एसिड लेते हैं तो जनरली क्या निकलता है? जनरली हमें पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, पर ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता, डज नॉट गिव। क्यों नहीं देता? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबको पता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है कि जो हाइड्रोजन निकलती भी है ना, क्या करता है? जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। और वो हाइड्रोजन गैस क्या बन जाती है? वाटर बन जाती है। तो इसीलिए बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये वाला रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस को वाटर में कन्वर्ट कर देता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। नो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ठीक है, अच्छा एक चीज और बोलिए यहां पे, क्या बोला है? नेम द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अब इसमें देखो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो क्या लिखा है? एनसीईआरटी बोलती है कि अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा? एनसीईआरटी बोलती है एक तो वाटर बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज होकर वाटर। इसके बाद ये बोलते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनती है। एनसीईआरटी ने इसका एक भी रिएक्शन नहीं दिया है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनती है तो वो बोलती है NO बन जाएगा, NO2 बन जाएगा, N2O बन जाएगा। ये बेटा एनसीईआरटी का आंसर है।
पर ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेम द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। देखो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में ये लिख के आओगे तो कितने नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने यही चीज बताई है, एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट यही बोला हुआ है कि वाटर बन जाता है। क्यों? हाइड्रोजन जो निकलता है ऑक्सीडाइज होकर वाटर, और साथ में नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स NO2 N2O निकलता है। पर अगर आपको जानना है कि एक्चुअल में क्या होता है, मैं एक रिएक्शन बता देता हूं, आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे बहुत सारे रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के, तो मैं एक जिंक का रिएक्शन आपको दिखा देता हूं कि जिंक जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूं आपको बस। जिंक जब रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड साथ, तो एक तो जिंक नाइट्रेट बना देता है ZnNO3 होल ट्वाइस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाती है और वाटर निकलता है। तो एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है, मेटल का नाइट्रेट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और वाटर है। पर बेटा ये एंड प्रोडक्ट अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग भी होता है, अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग कंडीशन में अलग भी होता है। तो मैंने एक सैंपल रिएक्शन आपको दे दिया है, उन्होंने पूछा है ना कि बताओ एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, तो आप बता सकते हो द एंड प्रोडक्ट कैन बी मेटल नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। या आप सिंपल दे देना द एंड प्रोडक्ट विल बी वाटर, मेटल का सॉल्ट, भाई सॉल्ट तो बनेगा ही, वाटर ये, और मेटल का सॉल्ट और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स। और रिएक्शन अगर तुमको मन है भाई, बहुत ज्यादा अंदर से आ रहा है, बहुत कस के आ रहा है मास्टर बहुत कस के आ रहा है, तो लिख देना भाई, है ना। इसको अगर बैलेंस करोगे, याद रखना, अब ये सब देखो यार जीवन में धीमे धीमे याद हो जाएगा, सालों साल पढ़ाते पढ़ाते चीजें याद हो जाती है। यहाँ पे हमेशा 4 आता है, अब यहाँ 4 आया तो नाइट्रोजन सबसे पहले बैलेंस कर दूंगा मैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 लगा दूंगा, देख बैलेंस हो गया। जिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन 4 और 2 दूनी 4 बैलेंस्ड। ऑक्सीजन की बात करें 2 तिहाई 6, 4 10 11, इधर कितनी है 4 तिहाई 12, तो यार यहाँ पे 2 लगा दूं, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन पकड़ ले, वहां पे 4 है, यहाँ पे 4, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्लियर? तो ये सब बेटा जिंदगी में आप करते करते धीमे धीमे याद हो जाएगा, टेंशन मत लो ऐसी, है ना, कि मुझे क्यों नहीं याद हो रहा है। जितने रिएक्शन देखोगे उतनी चीजें याद होती जाएगी। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिसाइडेड। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को हम किस टाइप के रिएक्शन से बता सकते हैं, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो बताता है, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, यू हैव नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिसाइडेड। है देखो 20 में भी आया सवाल, 21 में भी आया, 24 में भी आया। ऐसा कौन सा रिएक्शन है, बताओ बताओ बताओ, कमेंट बताओ, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिससे हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बता सकते हैं, कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव। डिस्प्लेसमेंट, एकदम सही जवाब। तो बेटा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा इसका आंसर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें पता चल जाता है ना, कि कोई मेटल रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है कि कम, है ना। कैसे, आगे बताया, देखो आगे क्वेश्चन में ही है, यू हैव 2 मेटल X एंड Y, हाउ वुड यू डिसाइड विच इज मोर रिएक्टिव देन दी अदर। हमारे पास 2 मेटल हैं X और Y, आप कैसे पता लगाओगे कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो मेरे पास X और Y है, कैसे पता लगेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है। एक काम करो, आप X या Y किसी का सोल्यूशन बना लो। चलो मैं एक काम करता हूं, Y का मैंने सॉल्ट सोल्यूशन बना लिया, सॉल्ट सोल्यूशन, ये Y का सोल्यूशन है, ठीक है, Y का सॉल्ट सोल्यूशन बना लिया। अब इसमें मैं X की स्ट्रिप डाल देता हूं। X की क्या डाल दी मैंने, मेटल स्ट्रिप, X मेटल की मैंने एक स्ट्रिप डाल दी। अब अगर ये X मेटल का स्ट्रिप Y के सॉल्ट सोल्यूशन में से Y को डिस्प्लेस कर दे, इफ X डिस्प्लेसेस Y, तो क्या हो जाएगा, X इज मोर रिएक्टिव देन Y, अदरवाइज वाइस वर्सा। और अगर इफ डज नॉट डिस्प्लेसेस, इफ नॉट डिस्प्लेसेस, तब कौन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तब Y इज मोर रिएक्टिव देन X, पलट जाएगा। क्लियर? क्लियर है? अब बेटा X और Y कैसे एक्टिविटी सीरीज में कैसे देखोगे, एक्टिविटी सीरीज में X और Y लिखा है, कहां पढ़ के आए हो भाई एक्टिविटी सीरीज में X Y Z, है ना, सोडियम पोटेशियम उड़ा दिया। अगर डिस्प्लेस करता है तो मोर रिएक्टिव, नहीं करता है तो लेस रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास, देखो 2017, 2019, 2020, है ना, सीबीएसई में बहुत बार पूछा हुआ एक और सवाल क्या है, नेम द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन यूज्ड फॉर अ मेटल दैट गिव्स अ विग्रस रिएक्शन विथ एयर एंड वाटर बोथ। कौन सा ऐसा मेटल है जो विग्रस, लड़ाई झगड़े वाला रिएक्शन, किसके साथ, एयर यानी ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ। बेटा हमें पता है सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है, वो बदमाश, सोडियम पोटेशियम, ये सब कैसे रिएक्शन देते हैं, एकदम विग्रस। पर हमसे इनका नाम नहीं पूछा, हमसे पूछा नेम द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो मैंने आपको बताया था ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये कार्बन रिडक्शन नहीं देते, इनके लिए एक दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं, याद है कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन।
कैसे रिड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्लियर है? कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। वाई? एल्यूमिनियम भी बेटा इसी लिस्ट में आता है, बहुत रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम भी हाईली रिएक्टिव है ना। हाँ, तो भाई क्या है, कह रहे हैं कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। वाई? बताओ भाई ऐसा क्यों है? बी का आंसर। तो बेटा एक चीज बताओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मान लो Al2O3, या अभी ऑक्साइड नहीं बताते कौन सी है, बस इतना लिख देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हमारे पास, है ना। इसको कार्बन कैन नॉट रिड्यूस। क्यों भाई? रिड्यूस का मतलब कार्बन इसके अंदर से ऑक्सीजन चुरा के ले जाए। इनसे ऑक्सीजन चुराना भाई बहुत डिफिकल्ट है। इनसे ऑक्सीजन चुराना मतलब तुमसे मोबाइल ले लेना हाथ से, उतना डिफिकल्ट है। तो बेटा एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, हैज वेरी हाई एफिनिटी। एफिनिटी मतलब जो तुमको है किसी गुड़िया के लिए तो होगा ही तुम्हारे मन में भी गुड्डू। हाँ भाई, हैज वेरी हाई एफिनिटी, वेरी हाई लाइकनेस फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन कैन नॉट पुल ऑक्सीजन फ्रॉम एल्यूमिनियम। ठीक है, ऐसा क्यों है ये भी बता देना कि एल्यूमिनियम इज वेरी हाईली रिएक्टिव, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। इतना हाईली रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना के बैठा है और ऑक्सीजन को जाने नहीं देगा। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन, गिविंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। आ जाओ, तो रोस्टिंग और कैल्सिलेशन ये तो आपको अच्छे से पढ़ाया गया है भाई। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो बेटा बता दो। रोस्टिंग कहां पे होता है? प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना। मन कर रहा है ऑक्सीजन बोलने का, ऑक्सीजन बोल दो। कैल्सिनेशन कहां होता है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। मन कर रहा है तुम्हारे अंदर से बहुत कस के आ रहा है कि ऑक्सीजन, तो लिख दो ऑक्सीजन। बेटा एक्चुअली तो एयर में ऑक्सीजन होती है ना। दूसरी चीज क्या हो गई? रोस्टिंग किसके लिए करते हैं हम लोग? सल्फाइड और के लिए करते हैं। कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं हम लोग? कार्बोनेट और के लिए करते हैं। बस हो गया, ये सल्फाइड ओर्स के लिए, कार्बोनेट। और क्या बोला है? गिव केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। केमिकल इक्वेशन आओ, एक रोस्टिंग की बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। रोस्टिंग की क्या हो जाएगी? जिंक सल्फाइड ले ले, जिंक सल्फाइड वाली है सिलेबस में, प्लस O2 क्या निकलेगा? ZnO। अरे यार यहां पे आ जाओ, जिंक सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया? ZnO। हाँ, क्या निकलेगा? ZnO और सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा इसको बैलेंस कर लीजिए, तो ये बैलेंस कैसे होगा भाई? यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 3, यहाँ पे 2। एक चीज दिखाऊं तुम्हें, आओ तुम्हें, आओ यार, सेशन में आया कुछ सीख के जाओ, एग्जाम के लिए सिखाऊंगा, कुछ इररेलेवेंट नहीं। आओ, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। एक और तरीका दिखाऊं बैलेंस करने का, एकदम खटाक से बैलेंस, एकदम खटाक से बैलेंस करने का तरीका देखिए। आज आपको कुछ बहुत बेहतरीन दिखाता हूं। ये लिखा है रिएक्शन बैलेंस करनी है, जिंक बैलेंस है, बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, बैलेंस है, फंसा कौन? ऑक्सीजन। जिंक बैलेंस, बैलेंस, सल्फर बैलेंस, बैलेंस, फंसा कौन? ऑक्सीजन। यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 3। इधर कितनी ऑक्सीजन है? 2, 1, 3। इधर भी कितनी होनी चाहिए? 3। अगर मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ज्यादा हो जाएगी, और अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 2 कट जाएगा। मास्टर ये कौन सा तरीका है? देख भाई, इस रिएक्शन में सब कुछ बैलेंस था, इस रिएक्शन में सब कुछ बैलेंस था। जिंक बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इधर कितनी है? 3, यहां कितनी है? 2, यहीं पे बढ़ेगी और कहीं तो ऑक्सीजन है नहीं। इधर 3 दिख रही है, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं सब सही हो जाएगा, पर ये 2 काम बिगाड़ रहा है, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, हो गई बैलेंस। अब सर ये 2 नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, अरे मैथ्स तो पढ़िए, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, यहां कितना आ जाएगा? 2ZnS, यहां 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 कैंसिल, 3O2, यहां 2 से मल्टीप्लाई 2ZnO, यहां 2 से मल्टीप्लाई 2SO2, हो गई साहब बैलेंस। क्लियर? अपने आप कर लेना, ऐसे नहीं समझ में आया तो जैसे भी बैलेंस कर लेना। चल एक उसकी दिखा देता हूं, ये रोस्टिंग की इक्वेशन हो गई, एक कैल्सिनेशन की भी हो जाए साहब। कैल्सिनेशन कार्बोनेट और ZnCO3
बिना ऑक्सीजन के लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन में हीट कर दिया, क्या निकलेगा? जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अपने आप बैलेंस है, टेंशन मत लेना। क्लियर? मास्टर के साथ पढ़ेगा तो बहुत कुछ सीखेगा भाई। अभी तो मैंने जितना मैं पढ़ा सकता हूं उसका 10% पढ़ाया होगा इस चैनल पे, 10% ज्यादा नहीं पढ़ाया होगा, और इससे ज्यादा आपको पढ़ाना भी नहीं है। अभी आप छोटे हो, ज्यादा दे दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। क्लास बढ़ेगी तो समझना। अभी अर्जुना में आओगे, 11th में जब अर्जुना में आओगे तब समझोगे आप ये सब कहानी। चलो भाई, Why is aluminium used to join railway tracks or the cracked machine parts of iron? Write a balanced chemical equation for the reaction which occurs. समझ गए कौन कौन वाली कहानी की बात हो रही है? थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट रिएक्शन वाली कहानी हो रही है। पूछ रहे हैं एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स मशीन पार्ट्स ऑफ आयरन। तो क्यों यूज करते हैं बेटा, बता दो, बता दो कौन सा पार्ट है सवाल का? ये कौन सा पार्ट है? सवाल सी, आ जाओ, सवाल सी। तो सी है मास्टर, हाँ सी। तो बेटा एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ, या डिस्प्लेसेस बोल देते हैं, एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस, एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन from its oxide and produce large amount of heat। बहुत सारी हीट निकलती है, और बेटा ये हीट क्या करती है? आयरन मेटल को मेल्ट कर देती है। दिस हीट मेल्ट्स आयरन एंड दिस molten iron is used to join railway tracks। इक्वेशन लिख देता हूं और समझ में आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्माइट वेल्डिंग या थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, है ना? थर्माइट वेल्डिंग या थर्माइट रिएक्शन। बेटा ये सबसे हाईली वेटेड चैप्टर है और बच्चे पता नहीं इसको सीरियस क्यों नहीं लेते। मेटल नॉन मेटल इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली वेटेड चैप्टर इन केमिस्ट्री इन क्लास 10, सबसे हाईली वेटेज टू फिक्स रेलवे ट्रैक। ठीक, अब भाई इसकी रिएक्शन देख लो, क्या होती थी रिएक्शन, याद है? आओ लिख देता हूं, तुम्हें भी याद आ जाएगी। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? आयरन की ऑक्साइड Fe2O3, आयरन को बाहर निकाल के फेंक देगा और खुद अंदर घुस जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि एल्यूमिनियम एक्टिविटी सीरीज में आयरन के ऊपर होता है। बैलेंस कर ले, यहाँ 2 आयरन, यहाँ 2, यहाँ 2 एल्यूमिनियम, 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब देख इस रिएक्शन में और क्या निकलता है? बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारी हीट। ये हीट क्या करती है? आयरन मेटल को मेल्ट कर देती है, और उस मेल्टेड आयरन से हम रेलवे ट्रैक को ज्वाइन कर लेते हैं। नाम क्या है? थर्माइट वेल्डिंग बोल दो या थर्माइट रिएक्शन। क्लियर? 4 ही तो चैप्टर है और ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला है। 4 ही तो चैप्टर है सर, फिर भी तुमसे हो नहीं रहे। एक बच्चा बोल रहा है केमिस्ट्री में 4 ही तो चैप्टर है और फिर भी तुमसे हो नहीं रहा है बेटा। सर लास्ट मोमेंट में सर ऐसे मजाक मत करो। चलो हाँ, बहुत से बच्चे बायो बोल रहे हैं, बायो भी कर रहा हूं मैं। 2019, 2020, 2023 क्या सवाल है? वेयर इन आयरन प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, राइट द फॉर्म्स इन विच इट्स ओर आर फाउंड इन नेचर। तो भाई आयरन के ऊपर सवाल पूछ लिया है कि आयरन कहाँ रखा होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो बता दो भाई आयरन की पोजीशन क्या होती है, कहाँ होता है आयरन? KNa लिखवा सर का ना, KNaCa MgAl मग अलमंजन क्रोफीको मग अलमंजन। अच्छा जिंक आएगा। मेरे को बहुत लंबी वाली सीरीज याद है। अरे यार क्या है ना, तुम्हारे सिलेबस में वो कुड़ी नालकार और ये सब तुम लोग याद कर लेते हो, कटरीना कुड़ी नालकार। मुझे अलग याद है रिएक्टिव सीरीज। मुझे याद है लिगबा सरकाना मगल मंजन क्रोफीको नीपब HCU HgAg AuPt। तो मेरे को इस रिएक्टिविटी सीरीज की भी बाप रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई। अब याद हो गई तो दिमाग से डिलीट नहीं होती है ना? तो मेरे जो रिएक्टिविटी सीरीज याद है वो और ज्यादा डिटेल्ड है, पर आपको नहीं पढ़ाऊंगा। चलो लिखबा सरकाना मग अल KNaCa MgAl मंजन मैग्नीज। देखो तुम्हारे में मैग्नीज गायब कर देता है, नहीं कर देता है? तुम्हारे में लिथियम भी गायब है, नहीं है? सब गायब है बेटा, बहुत कम सिलेबस है Ca पर यार 10th के हिसाब से बहुत है। MgAl मंजन जन क्रोफीको ना, क्रोमियम है, फी है तो आयरन आ गया फी। क्रो मगल मंजन क्रो मग अल, एल्यूमिनियम गायब हो गया। तो मैं अपनी वाली सीरीज लिखूं तभी मजा आएगा। लिख बा सर का ना मग अल मंजन
मंजन, क्रो, पी, को, नी, पब, ये होती है। तो आयरन कहाँ प्लेस्ड है भाई एक्टिविटी सीरीज में? क्रोमियम के बाद, अब क्रोमियम आपके सिलेबस में है नहीं, हाँ, तो जिंक के बाद और कोबाल्ट निकल भी नहीं है, और लेड के पहले, तो बता देना कहाँ है भाई, जिंक के बाद और लेड के पहले, या ऐसे बोल देना कहाँ पे प्लेस्ड है, मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, सिंपल आंसर। सर यही पहले लिख देते हैं, अरे थोड़ा दिखाना भी तो जरूरी है कहाँ पे है। अरे सर मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, देखो ना पूरा क्वेश्चन देखो किस पे है, पूरा क्वेश्चन हमें साफ साफ दिख रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे है, टू प्रिवेंट रस्टिंग, कोरिजन, है ना, वही सब कहानी है। आयरन ओर की बात की है, फॉर्म इन विच इट्स ओर आर फाउंड, बेटा ओर शोर की अगर बात करें, और शोर की अगर बात करें तो मतलब कहाँ है, मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में है ना, ये टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज हो गए, ये मिडिल। कैसे याद रखना, शुरुआत के 5 मेडल आपके टॉप में हैं, बीच के 3 आपके मिडिल में हैं, लास्ट के 5 आपके बॉटम में हैं। पूरी एक्टिविटी सीरीज देखी है ना आपके सिलेबस वाली, कैसे याद रहेगी मास्टर ये चीज, ये देखो के एन ए तुम्हारी वाली लिखते हैं, सी ए एम जी, मंज मग अल मंजन, मैग्नीज नुमाए में नहीं है, जिंक, क्रो, फी, को, नी, पी, पब, एच, सी यू, एच जी, ए जी, ए यू, पी टी, यही है ना तुम्हारे में पीटी करते हुए, हाँ। तो बेटा ये शुरुआत की 3 आप, सॉरी शुरुआत की 5, इसको क्लब कर लो 535 में, किसमें क्लब कर लो 535, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 535 का क्लब बना लो, किसका, एल्यूमिनियम तक, 535। कैसे याद रखना है सर, कौन सा टॉप, 535, ये हो गए शुरुआत के 5, ये हो गए टॉप में, इसके बाद 3 ये किसमें हो गए, मिडिल में, ठीक, और इसके बाद 5, 1 2 3 4 5 ये हो गए बॉटम। तो भाई आयरन कहाँ प्लेस्ड है, मिडिल में। कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल है, 535, क्लियर। हाँ भाई केमिस्ट्री पढ़ाएंगे पूरी एक बार में सारे क्वेश्चन। 535, तो ये टॉप के हो गए, ये मिडिल के हो गए, ये बॉटम के। सवाल यही पूछा था कहाँ प्लेस्ड है, मैंने सब कुछ बता दिया। और वो बड़ी वाली रिएक्टिव सीरीज का टेंशन मत लेना। एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स, नहीं अच्छा और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ। राइट द फॉर्म्स इन विच इट्स ओर आर फाउंड इन नेचर। तो बेटा ये मिडिल वालों की ओर्स कॉस के फॉर्म में होती है, किसके फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, यानी कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और सल्फाइड। तो जो माना है लिख देना, कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड। बीच वालों की कॉस के फॉर्म में होती है, कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड। यहाँ क्या पूछा है, 2 ही फॉर्म पूछे हैं शायद, राइट द फॉर्म सारे पूछे, लिख डालो, कॉस का फॉर्म, कार्बोनेट के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में और सल्फाइड के फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स दैट आर एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट रस्टिंग, कोरिजन ऑफ मेटल। 2 मेथड बताने हैं जिससे रस्टिंग या कोरोजन बच जाता है, जो मन करे बता देना। पेंटिंग है मास्टर, हाँ। ऑयलिंग है मास्टर, हाँ। तेल लगाता हूं मैं मास्टर, हाँ। पापा को, हाँ, पैसा मिलता है वहां से, हाँ, पैसा तो मैं चुरा लेता हूँ सर पापा की पॉकेट से। और क्या लिख सकते हो, वो सब याद है, गैल्वेनाइजिंग, हाँ हाँ मास्टर याद आया थोड़ा थोड़ा, और एनोडाइजिंग, जो जो मन हो लिख देना। 3 पूछे थे। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है बेटा, जिंक की लेयर चिपका देते हैं हम लोग आयरन और स्टील के ऊपर, इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से चिपकाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। खैर, व्हाई इज एल्यूमिनियम यूज्ड टू, अरे यार वही सवाल है, ये तो हो गया। राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन विच अकर्स, ये तो अभी बता दिया ना, वही थर्माइट वेल्डिंग वाला सवाल फिर से आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन, बताओ मर्करिक ऑक्साइड इज हीटेड। देख भाई ये सब सवाल भी 20 21 22 बहुत बार आए हैं। मर्करिक ऑक्साइड इज हीटेड, बेटा बताओ मर्करिक ऑक्साइड HgO हीट कर दिया, बेटा इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं, ये सब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से आ रहा है। इसको हीट कर दोगे, सिंपल मरकरी बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर। जनरली बेटा सबको कार्बन की जरूरत पड़ती है इस प्रोसेस में, इसको नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे 2 O, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। अब चीज ध्यान देना, मरकरिक ऑक्साइड जो होता है ये सॉलिड होता है, और मरकरी रूम टेम्परेचर पे मास्टर लिक्विड, हाँ तो यहाँ पे लिक्विड लिख देना, और ये तो गैस होगी तो यहाँ ब्रैकेट में गैस। अच्छा, अ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड इज हीटेड, ये भी वहीं से आया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यहां से बहुत सवाल आते हैं। तो सेकंड वाला क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2S, क्यूप्रस ऑक्साइड सॉरी एंड सल्फाइड, तो Cu2O प्लस Cu2S क्या निकल जाएगा बेटा, बोल सर कॉपर, और क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ये हो जाएगा। इसको हमने हीट कर दिया, है ना, हीटेड लिखा है तो मैंने हीट, ये डेल्टा हीट का सिंबल होता है पता है ना, हीट कर दिया। बैलेंस कर ले भाई, सल्फर कितना है इधर 1, ऑक्सीजन उधर 2, कॉपर उधर 4 है, यहाँ भी 4 होना चाहिए,
तो यहाँ पे 4 कॉपर कर दिया मैंने। अब ऑक्सीजन फंस गया, उधर 1 है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाते ही 2 दूनी 4 और 4, 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब कॉपर बिगड़ गया। 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 कॉपर लगा दिया। ऑक्सीजन बैलेंस है देख, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, सल्फर 1 और 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 2 बैलेंस, कॉपर 6 6 बैलेंस, सल्फर बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गई। नेक्स्ट, फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विद एल्यूमिनियम। वही यार, फिर से थर्माइट प्रोसेस पूछा है, लिख लोगे। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 रिड्यूस्ड विद एल्यूमिनियम थर्माइट वेल्डिंग, क्या निकलेगा Al2O3, और आयरन को निकाल के बाहर फेंक देगा। बैलेंस कर ले, उधर 2 आयरन, यहाँ 2 आयरन, इधर 2 एल्यूमिनियम, यहाँ 2 एल्यूमिनियम, बैलेंस हो गया। साथ में बहुत सारी हीट निकलती है जिससे आयरन मेल्ट हो जाता है और हम मेटल ट्रैक जोड़ देते हैं। जिंक कार्बोनेट अंडरगोस कैल्सिनेशन, तो बेटा जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको हीट कर दिया इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बोल क्लियर है? सॉलिड सॉलिड और ये गैसेस, क्लियर? मेरा आज बर्थडे नहीं है, ये हैप्पी बर्थडे क्यों चल रहा है? कह रहा है सर प्लीज इंग्लिश पढ़ाओ। इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश गुड, फैंटास्टिक, काइंड, सुपर, फैंटूबुलस, यू नो, आई नो, क्लियर। एक बच्चा कह रहा है थर्माइट बता दो। बेटा अभी थर्माइट वेल्डिंग बताई थोड़ी पहले। हाँ, तुमको मेरा बर्थडे पता है 2 अक्टूबर मेरा बर्थडे सबको पता है। वाह, फिर भी कोई गिफ्ट नहीं भेजता, बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देते तुम लोग। व्हाट इज हैप्पी बर्थडे? बर्थडे पे गिफ्ट तो आता नहीं है तुम लोग की तरफ से। अब पार्टी पार्टी बोलोगे, पार्टी में 4 भाई आ जाओगे और 4 भाई मिलके एक गिफ्ट लेके आओगे, फिर चारों भाई में लड़ाई होगी, ए हम गिफ्ट देंगे सर को लगेगा गिफ्ट हम लेके आए हैं। बचपन में होता था ना, मोहल्ले में पार्टी कर लो, किसी घर से 4 भाई आ गए, खाना तो बहुत खाएंगे, गिफ्ट एक ही आएगा, और उसमें भी वो चारों आपस में लड़ते हैं, गिफ्ट हम दे, और लास्ट में गिफ्ट खोला पेंसिल बॉक्स। यही तो मिलता था गिफ्ट। सर गिफ्ट की ना प्राइस नहीं, गिफ्ट की वैल्यू देखी। अरे छोटे बच्चे को कहाँ पता होता है ये सब। अरे भाई मैं 3rd 4th में था तब थोड़ी पता था कि गिफ्ट की प्राइस नहीं देखी जाती और उसका वो मान और सम्मान। नहीं, माँ बाप बहुत सिखा रहे थे, सीख नहीं पा रहे थे, लालची बच्चा थे। बड़े होके तो कोई गिफ्ट नहीं मिलता भाई। बचपन का बर्थडे में नया कपड़ा आता था, पार्टी बनती थी, उसमें क्या मिलता था, वो प्लास्टिक वाली प्लेट में एक तरफ समोसा, एक तरफ वो कटा हुआ छोटा सा केक, वहां पे थोड़ी भुजिया जरूरी है, और हो सकता हो बन रखी हो आलू लगा के। यही होता था बर्थडे। चल भाई, एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस ब्रिस्क इफरवेंसेस। अब देखा, कल की क्लास अगर आपने अटेंड की है तो मैंने आपको कल ही एक चीज बताई थी कि ब्रिस्क इफरवेंसेस जब भी दिख जाए तो आप समझ जाओ कौन सी गैस निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड। जहां पे भी आपको ब्रिस्क इफरवेंसेस कहीं दिख जाए तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो एक ओ है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीटमेंट पे क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा HCl से रिएक्ट करके कौन से मतलब कौन से सॉल्ट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट। तो साफ सी बात है कि और कौन सी होगी ये, कार्बोनेट। भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन सा मेटल सॉल्ट रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बोनेट। तो और क्या है, कार्बोनेट। नेम द टाइप ऑफ ओर, कार्बोनेट ओर, विथ 1 एग्जाम्पल। तो 1 एग्जाम्पल अपन जिंक कार्बोनेट दे देते हैं। जिंक कार्बोनेट अपने सिलेबस में है, इसका हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं अगर याद हो तो, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। हाँ, व्हाट स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द इनरिच्ड ओर, बताओ भाई। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। तो बेटा स्टेप्स क्या क्या होंगे, स्टेप नंबर 1 क्या होगा बेटा, जिंक कार्बोनेट को पहले हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप 1 विल बी कन्वर्टिंग जिंक कार्बोनेट टू जिंक ऑक्साइड। और स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 रिड्यूसिंग जिंक ऑक्साइड विथ कार्बन रिडक्शन होगा। अब दोनों स्टेप की इन्होंने कहा रिएक्शन लिख दो, तो यहाँ पे बेटा कैल्सिनेशन होगा, ZnCO3 को हीट कर दिया इन दी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिखना हो लिख देना, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज इक्वल्स टू ZnO प्लस CO2। मेरी राइटिंग ना बहुत कचरा है,
कूड़ा एकदम। मेरे पिताजी ना मेरे को राइटिंग को लेके इतना सुनाते थे बचपन में, इतना सुनाया उन्होंने, अलग तुम्हारी राइटिंग एकदम कीचड़, एकदम कचरा। और इसकी सूर्या की राइटिंग देखो, हमारी बड़ी बहन का नाम, घर का नाम सूर्या था। हमारी बड़ी बहन के घर के 2 नाम, सूर्या और अदिति। छोटे भाई के साथ तो अन्याय होता है ना। हमसे कई लोग पूछते हैं अलग तुम्हारे घर का नाम क्या है, हम कहते हैं अलग ही है। कहते हैं घर वालों को तुमसे प्यार यार नहीं था क्या? बाकी लोग के सबके घर के नाम है भाई, जिससे मिलो, किसी का पुट्टू, किसी का शानू, किसी का बबलू, किसी का गट्टू, सबके घर के नाम है भाई, सबके हैं, पिंकू, चिंकूर, मेरा एक ही नाम अलग, बहन के 2 नाम। तो मेरे पिताजी बोलते थे सूर्या ना एकदम मोतियों जैसा लिखती है। मैं देखा कॉपी, मैंने कहा मोती तो नहीं दिख रहे हैं पापा। मतलब बोले नहीं पापा से जाके, तुम भी तो इतनी चीजें सोचते हो, बोल कहाँ पाते हो, जब पिताजी डांटते हैं तो क्या बोले नहीं पापा डांटते पागल पापा पागल पापा पागल, मैं क्या बोले कुछ नहीं, पापा पागल पापा पागल वैसे ही बुदबुदाते हैं। राइटिंग को लेके बहुत क्रिटिसाइज हुआ। फिर ना मैंने यार पता चला मुझे जिन लोगों की राइटिंग खराब होती है वो लोग जीवन में बहुत बड़ा करते हैं ये सब झूठी बातें सुन मत लेना राइटिंग और जीवन का कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। खराब राइटिंग खराब ही होती है। तो भाई ये हो गया रिएक्शन। दूसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद कार्बन, कार्बन रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या देगा बेटा, जिंक निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया कार्बन रिडक्शन। क्लियर? चल भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2017, 2019 और 2020। अ मेटल ए रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। बेटा समझ जाओ ये कौन है, वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर 2 ही रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम और सोडियम, आपके सिलेबस से। एंड द गैस इवॉल्व्ड कैचेस फायर, यही है, सोडियम और पोटेशियम केस में ही होता है। पानी में डालो इतनी हीट बनेगी कि गैस कौन सी निकलती है, गैस तो पता है ना, हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसमें आग लग जाती है। अनदर मेटल बी व्हेन डिप्ड इन वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो बेटा पानी में फ्लोट करने वाले, अगर आपको ये पूरी कहानी याद हो तो KNaCAMgAl मगल मंजन फी, इसके बाद तो नीचे रिएक्ट ही नहीं करते हैं, क्रोनिकोफी पब, फिर इसके बाद तो नीचे कोई रिएक्ट ही नहीं करता है ना। अगर आपको याद हो ये दोनों क्या करते हैं, बहुत विग्रस रिएक्शन देते हैं, और ये दोनों किससे रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर से, है ना। इनको बहुत कस के रिएक्शन आया होता है अंदर से, तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं एंड दे कैच फायर। और अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि भैया फ्लोट वोट कौन करेगा, द मेटल सी डज अनदर मेटल फ्लोट। बेटा ये दोनों ही क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम बेटा अगर आपको याद हो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और कैल्शियम ऐसा है कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है ना। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से, फायर नहीं होती उसमें। अब पूछा है कि मेटल बी डिप इन वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग। अब बेटा स्टार्ट्स फ्लोटिंग में 2 आंसर हो सकते थे, सबके मन में आया, कैल्शियम भी फ्लोट करता है और मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है, क्या लिखें। देखो यार यहाँ पे हॉट वाटर नहीं बोला, सीरियस हो जाओ सीरियस, हॉट वाटर नहीं बोला, डिप्ड इन वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग, वाटर बोला है, डिप्ड इन वाटर। अगर आपसे हॉट वाटर नहीं बोला है ना तो आप हॉट वाटर मत मानना, आप नॉर्मल वाटर है कोल्ड वाटर, तो कैल्शियम आंसर लिख देना। द मेटल सी डज नॉट रिएक्ट ईदर विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विथ स्टीम। बेटा स्टीम वाले ये हैं नवाब, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनको क्या लगता है, स्टीम बात लगती है, बहुत अमीर है भैया, इन लोग को स्टीम वगैरह लग जाता है, कम रिएक्टिव है यार, इसीलिए बहुत गर्मी चाहिए होती है स्टीम की। द मेटल डी डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। बेटा यहां से नीचे लेड, कॉपर, पीबी, सीयू, एचजी, एजी, एयू, पीटी, सिल्वर, गोल्ड कुछ नहीं। आइडेंटिफाई द मेटल्स ए बी सी एंड डी, हो गया। तो एक को या तो सोडियम बोल देना या पोटेशियम बोल देना। अच्छा एनसीईआरटी में सोडियम का एग्जांपल दिया तो सोडियम ही बोलना तुम, ठीक है। कैचेस फायर के लिए सोडियम बोला है तो आप वही लिखना भाई जो एनसीईआरटी में दिया है। मेटल बी की बात करते हैं। एक तो तुम लोग के साथ ये दिक्कत है ना, कुछ भी बोल दो और एनसीईआरटी में नहीं मिला तुम लोग जान ले लेते हो, गलत गलत गलत। बेटा आप बड़े होंगे अभी, आप आईआईटी की तैयारी करेंगे, समझ में आएगी और चीजें, दुनिया में बड़ी है, अभी के लिए जो पढ़ रहे हो वो भी बहुत टफ है। अनदर मेटल बी व्हेन डिप्ड इन वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों फ्लोट करते हैं, पर आंसर आप कैल्शियम लिखना क्योंकि मैग्नीशियम को हॉट वाटर चाहिए, यहाँ हॉट वाटर लिखा नहीं। मेटल सी डज नॉट रिएक्ट विद, अब बेटा स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। मेटल डी डज नॉट रिएक्ट, तो बेटा डाल देना, लेड मन हो लेड डाल देना, कॉपर मन हो कॉपर डाल देना, मरकरी मन हो मरकरी डाल देना, जो मन हो डाल देना। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खत्म हो गया क्या, अरे नहीं अभी बचा है। 2015 में आया, 2018 में आया, 2020 में आया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर कैथोड एंड एनोड। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पे आ गए, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। आपको याद हो इसमें हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन कौन सा होता है,
कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट एक्वस लिख दो क्योंकि सोल्यूशन बनाना है कॉपर सल्फेट का। फिर क्या होती है इसमें, एक एनोड और एक होता है कैथोड। ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। बेटा एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, कैथोड कैसा होता है, निगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला, हाँ ये पॉजिटिव वाला, एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। अब बेटा एनोड और कैथोड किसको बनाते हैं, जल्दी से पूरा समराइज कर लेते हैं। एनोड हम लोग किसको बनाते हैं, एनोड हम लोग किसको बनाते हैं, इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप लगा देते हैं यहाँ पे, याद है, रॉड लगा देते हैं, सॉरी जो भी बोल दो, इम्प्योर मेटल बोल देना बस, इम्प्योर मेटल रॉड। और कैथोड पे क्या लगाते हैं, प्योर मेटल की स्ट्रिप लगा देते हैं, प्योर मेटल स्ट्रिप लगा देते हैं। फिर क्या होता है, आगे चलो थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। नेम द हाँ व्हाट मटेरियल यूज फॉर कैथोड एंड एनोड। तो बेटा एनोड पे क्या यूज होगा, इम्प्योर कॉपर लिख देना, यहाँ पे कॉपर की बात हो रही है ना। और यहाँ पे क्या होगा, प्योर कॉपर स्ट्रिप। और क्या है, नेम द सोल्यूशन यूज्ड इन प्रोसेस, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट, तो नाम भी पूछा है लिख देना अंग्रेजी में, कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन, केमिकल फॉर्मूला CuSO4, ब्रैकेट में एक्वस भी चिपका ही आना भाई। नेक्स्ट क्या है, हाउ डज कॉपर गेट रिफाइंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैसे भाई कॉपर रिफाइन होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे। भाई करंट कैसे, यहाँ से बैटरी लगा दो, इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, है ना। हाँ भाई, तो कैसे होता है, तो याद है आपको, एनोड से निकल कर, एनोड से निकल कर क्या होता है, प्योर कॉपर यहाँ आने लगता है, प्योर कॉपर यहाँ एक्चुअली आयंस में आता है, प्योर कॉपर के आयंस क्या होता है, प्योर कॉपर एंटर्स सॉल्यूशन फ्रॉम एनोड। एनोड से क्या होता है, प्योर कॉपर टूट टूट के सॉल्यूशन में आता है। फिर जितना कॉपर सॉल्यूशन में आया, अब ये वाला कॉपर जाता है कि नहीं ये मत कहना, सॉल्यूशन में भी तो कॉपर सल्फेट है, उतना ही इक्विवेलेंट कॉपर कैथोड पे जाके चिपक जाता है। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर गोस टू, या डिपॉजिट, गोस टू नहीं लिखो यार, अंग्रेजी सही कर लो यार मास्टर, कॉपर डिपॉजिट्स ऑन कैथोड फ्रॉम सॉल्यूशन। इस तरह से धीमे धीमे एनोड से सारा कॉपर सॉल्यूशन में आता जाएगा और सॉल्यूशन से बेटा कॉपर कहां जाता जाएगा, कैथोड पे जाता जाएगा। कुछ समय बाद कैथोड पे आपको प्योर कॉपर एकदम मिल जाएगा और एनोड पूरा खत्म हो जाएगा। एनोड के नीचे क्या जम जाएगी, मिट्टी, मिट्टी जम जाएगी एनोड के नीचे, मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी नीचे क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिट्टी बन जाएगी। क्या बन गया ये, एनोड मड। डायग्राम बनाना, इतना गंदा नहीं, थोड़ा अच्छा। और क्या होगा बेटा, ये कौन सी इंप्योरिटी है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज कहां आ जाएगी, एनोड मड, और सॉल्युबल इंप्योरिटीज सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्युबल इंप्योरिटीज इन सॉल्यूशन। हो गया भाई, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पूरा पढ़ा दिया, क्लियर है। ये हो गई सारी कहानी, ठीक है। डायग्राम बना देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। चल भाई, क्या है 2016, 17, 20 का सवाल क्या है, अनन्यास फैमिली ओन्स अ स्मॉल ऑर्नामेंटल मेटल। आई मन में लड्डू फूटा, अनन्या के क्या पास क्या है, ऑर्नामेंटल मेटल वर्कशॉप, ऑर्नामेंटल, सोना चांदी हीरा मोती। सर अनन्या का फोन नंबर चाहिए। जीवन सेट है सर, कहाँ पढ़ाई लिखाई, वेयर डिफरेंट मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम आर। मन में लड्डू फूटा सारे गुड्डू के, अनन्या नाम की गुड़िया मिल जाए, जिसके पापा के पास सोना चांदी की दुकान हो, फिर मैं उसको भी लूट लूंगा, सोना चांदी की दुकान, KGF बन जाएगा हमारा। बेटा बहुत गंदी बात है आपकी, वेरी बैड। ससुराल में आप चोरी करेंगे, बताइए ये ये सब आपकी सोच है? ससुराल से अपने आप लोग खुशी खुशी दे देते हैं, जिसको हम लोग दहेज बोलते हैं, वो भी नहीं लेना होता है पगलो।
क्या बात कर रहे हो, कितने ही ये, मैं नॉटी नहीं तुम नॉटी हो। दहेज मास्टर हम क्यों ना ले दहेज मास्टर। लड़की के घर वाले भी तो बोलते हैं लड़के के पास सरकारी नौकरी हो, निजी मकान हो, हैं, पैसा कितना है अकाउंट में। बेटा दोनों तरफ से गलत है, दहेज भी गलत है और लड़की वालों का ये पूछना कि आपका निजी घर है कि नहीं, आप कितना कमाते हो, दोनों ही बातें गलत है ना। इक्वालिटी तो दोनों तरफ से आएगी। तो दहेज लेना चाहिए कि नहीं सारे लड़कों के मन में आ रहा है लेना क्यों नहीं चाहिए मास्टर, जीवन सेट हो जाएगा और सेल्फ रिस्पेक्ट मार के जी लेंगे सर। सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या करना है, कुचल देंगे सेल्फ रिस्पेक्ट को पैसा चाहिए जीवन में। बेटा ऐसे नहीं जी नहीं पाओगे, हैं। थोड़ा सा कुछ बोले बीवी बोले कि निकल घर से बाहर, पापा ने दिया है जा रहा हूँ जा रहा हूँ। सो रहे हैं बिस्तर पे, उठ बिस्तर से उठ, नीचे जमीन पे सो, बिस्तर पापा ने दिया है। फ्रिज क्या खोल रहे हो, पापा ने दिया है, जाओ नल से पानी, नल से मुंह लगा के पियो, नल से मुंह लगाए, ये वाला नल भी पापा लगवाए, तुम बाथरूम वाले नल से मुंह लगाओ। भैया बंदर बन जाओगे, दहेज मत लेना जीवन में। मास्टर ने दहेज लिया था, मारेंगे इतना, फॉर्च्यूनर है। नहीं, हमारे जो फादर इल्ला साहब है उन्होंने तो भाई बहुत माहौल बनाया था कि आपको ये देंगे हम ये देंगे। हमने कहा नहीं भाई, क्या लेंगे हम, बच्चों ने सब इतना दे दिया है जीवन में, अब क्या ले। यार हमारे फादर इन लॉ कितना ही मना करो वो गिफ्ट जरूर देते हैं, उनको कितना ही बोलो कि अंकल ये दहेज हो जाएगा, मानते नहीं यार, वो दे के जाते हैं। वो जब घर आएंगे देख के जाएंगे। वो 500 रुपया तो मतलब मेरे वो जो मेरे फादर इन लॉ के जो फादर है वो तो जब मिलेंगे 500 1000 रुपया जरूर देते हैं कि रखा चाहिए, ऐसे हाथ में दबा के। वो बड़े लोग करते नहीं ऐसे दबा के रखा चाहिए। बचपन में क्या करते थे हम लोग जब बुआ या दादी आती थी, ले बेटा पैसा ले, नहीं 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 बुआ, नहीं नहीं बुआ, लेना लेना, अंदर से मन में आ रहा है ले 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 ले, क्योंकि 4 5 बार मना करोगे तो सामने वाला फिर हट भी जाता है। नहीं नहीं बुआ, अरे नहीं अरे नहीं 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 लेना है नहीं अरे यार मैं तो मना कर देता हूँ, क्या करे भाई। आर यूज टू क्रिएट डेकोरेटिव आइटम्स। One day while cleaning an old iron ornament, she noticed that some parts had changed color due to exposure to moisture. अच्छा, this made her curious about how metals interact with different solutions. To satisfy her curiosity, she conducted a small experiment at home. She prepared 4 glasses of pale green ferrous sulfate. ले भाई ferrous sulfate आ गया, कुछ हो जा, ये तो देखा हुआ था हरा ferrous sulfate. और small pieces of copper, zinc and aluminium into 3 of them, leaving one untouched for comparison. After some time she noticed interesting change in the solution and the metal pieces. तो क्या किया बेटा इसने कि स्मॉल पीसेस ऑफ कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम डाल दिए, किसमें 4 ग्लासेस बनाए, 4 ग्लासेस बनाए। और ग्लासेस में क्या है मास्टर मैगी, मैगी नहीं होती मास्टर, फ्रूटी होती है। हाँ 4 ग्लासेस बनाए, एक में बेटा क्या किया कॉपर डाल दिया, एक में क्या किया जिंक डाल दिया, एक में क्या किया एल्यूमिनियम डाल दिया, सब में क्या है FeSO4 का सोल्यूशन। बताओ बेटा किसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉपर तो नीचे है डिस्प्लेस करेगा नहीं, एल्यूमिनियम और जिंक आयरन के ऊपर है तो डिस्प्लेस कर देंगे, है ना। In which glass will the color of the ferrous sulfate solution remain unchanged? Explain why. बताओ बेटा किस वाले ग्लास में, कॉपर वाले ग्लास में, है ना, कॉपर ग्लास जिसमें कॉपर डाला है, कॉपर 1। और क्यों, एक्सप्लेन वाई, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो फेरस सल्फेट का सोल्यूशन में लिख देना, फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में कोई चेंज होगा नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, लिख देना ये बात। नेक्स्ट क्या है, इन विच केस विल द सोल्यूशन फेड इन कलर, किस केस में बेटा जिंक और एल्यूमिनियम दोनों के केस में फेड हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है मोर रिएक्टिव हैं तो डिस्प्लेस कर देंगे, और आयरन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बन जाएगा या एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, और आयरन निकल जाएगा, कैसा हो जाएगा रेडिश ब्राउन, ब्राउन टाइप का होता है ना आयरन। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, What happens when copper is heated in air? जब कॉपर को एयर में हीट करोगे तो क्या होगा, बता दो जल्दी से। कॉपर को हीट किया तो क्या होता है बताओ, कॉपर ऑक्साइड बन जाती है, बैलेंस कर दो 2 तो 2 यहाँ पे 2। बेटा प्योर कॉपर कैसा दिखता है, रेड टाइप का या ब्राउन टाइप का, ये कॉपर ऑक्साइड कैसी हो जाती है काले रंग की, ये होता है। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ब्लैक कलर का आपको डिपॉजिट दिखता है कॉपर ऑक्साइड का।
वाई आर सम मेटल ऑक्साइड्स क्रिटिसाइज्ड एज एम्फोटेरिक, क्यों एम्फोटेरिक बोलते हैं बेटा? कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों दिखाती हैं, लिख देना एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, दे शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, हेंस दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। गिव वन एग्जांपल, तो बेटा दे देना, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रिएक्शंस पढ़े आपने, Al2O3, मैंने आपको याद कराया था जनाबे अली, याद है? जनाबे अली, जनाबे अली, जनाबे अली, जनाबे अली मतलब जिंक और एल्युमिनियम की जो ऑक्साइड्स होती हैं बेटा वो एम्फोटेरिक होती हैं। मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल दे दिया, आपको बहुत कस के आ रहा है तो जिंक ऑक्साइड का भी एग्जांपल दे सकते हो। कंप्लीट द इक्वेशन, बेटा सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ, तो बेटा सोडियम ऑक्साइड क्या होती है? बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल होता है, तो यहाँ तो बहुत सिंपल है रिएक्शन, क्या बन जाएगा? Na2O प्लस H2O। सोडियम ऑक्साइड बेटा पानी से रिएक्ट कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व कर जाएगा, बैलेंस कर दो रिएक्शन, सोडियम 2 है यहाँ पे 2 लगा दियो, 2 ऑक्सीजन भी है 2 हाइड्रोजन भी है, बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा? एल्युमिनियम ऑक्साइड और NaOH, ये रिएक्शन याद है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्युमिनियम का रिएक्शन है। Al2O3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH, बेटा एक NaOH क्या होता है? बेस, और एल्युमिनियम ऑक्साइड अपने आप में क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड अपने आप में क्या है? एम्फोटेरिक। बेस को देखते ही ये कैसे बिहेव करने लगेगी? एसिड की तरह बिहेव करने लगेगी, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कौन सा बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। बैलेंस कर लेना बेटा, Na यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी Na 2 लगा देंगे, अच्छा 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था, 2 लगा दे, ऑलरेडी बैलेंस है, फिर यहाँ की बैलेंसिंग चेंज नहीं होगी, अब इसके हिसाब से खेल जाओ सारा। देख हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को छूना मत। ऑक्सीजन हो गई 4, 2 और 3 5 है यार, उधर छूना तो पड़ेगा, तो यहाँ पे छूना पड़ेगा, तो इधर हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा। ये बैलेंस करके दिया है इन्होंने। चलो देखते हैं, 2 सोडियम बैलेंस्ड, एल्युमिनियम 2 है 2 बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, 3 2 5, यहाँ 2 दूनी 4 1 5 बैलेंस, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है सारा। चल भाई टेंशन ले लिया था मैंने, सारी बच्चों। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कैल्शियम है ऑक्सीजन है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,8,2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6। ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कैल्शियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 2, और फिर ऑक्सीजन आ गया इधर से, आजा बेटे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। क्या करेंगे कैल्शियम बेटा? कैल्शियम बाबू क्या करेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के ऑक्सीजन को दे देंगे। जब ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जब ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जब ये ऐसा करेंगे तो कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कैल्शियम के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? +2, यानी 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा। और ऑक्साइड की बात करें, मतलब ऑक्साइड तो अब बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, इनके ऊपर 2 माइनस, ये बन जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई CaO डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बेटा CaO कैसा कंपाउंड है? CaO एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड बेटा सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आयन बहुत ही टाइटली बॉन्ड होते हैं। आयंस आर नॉट फ्री, आयंस आर नॉट फ्री। क्या हो, क्यों नहीं फ्री होते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पढ़ाया था सब, लिख लोगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होता है बेटा सॉलिड स्टेट में? पढ़ा था ये, सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड के आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आयंस फ्री नहीं होते। आयंस फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आयंस की जरूरत होती है ना। हाउ विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देन? कैसे कंडक्ट करेगा? या तो इसको मोल्टेन स्टेट में ले आओ, यानी इसको गर्म करके पिघला दो। गर्म करोगे हीट एनर्जी से, आयंस के बीच की फोर्स कम होगी, आयंस टूट के फ्री हो जाएंगे, आयंस फ्री हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। या तो बेटा इसका आप एक्वस सोल्यूशन बना लो, पानी में डाल दो। पानी क्या करता है? इसके घमंड को तोड़ देता है। पानी इसके घमंड को तोड़ देता है। बेटा घमंडी कोई भी हुआ तो उसका घमंड एक ना एक दिन टूटेगा। ये बड़े घमंडी थे, हम टाइट हैं, हम नहीं टूटेंगे। पानी गया, नॉर्मल सा पानी गया, इनके बीच के आयंस की जो फोर्स थी उसको वीक कर दिया और आयंस को सेपरेट कर दिया। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ये आप अर्जुना में पढ़ोगे, नहीं तो लक्ष्य में पढ़ोगे आप जब 12th में आओगे। चल भाई आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया क्या उसमें? हो गया, हाँ। लास्ट सवाल, व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स क्या होते हैं बेटा? क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। उन डिफरेंट फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स
एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, मोर देन वन फॉर्म। इन फॉर्म्स का क्या होता है बेटा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सेम सॉरी वेरी सॉरी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि केमिकल सेम है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, फिजिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम्पल दे दो इसका, एग्जाम्पल कार्बन के 2 एलोट्रोप्स दिखा देना, कार्बन के 2 एलोट्रोप्स कौन कौन से हो जाएंगे, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट बेटा बने दोनों कार्बन से हैं, पर ग्रेफाइट कैसा होता है हमारा छूने में, कैसा होता है, बहुत मुलायम सा, और डायमंड कैसा होता है, इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। व्हाट इज एक्वारीजिया, एक्वारीजिया क्या है बेटा, मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड HCl का प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, क्या है, मिक्सचर है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, पूरा लिखना, कैसा मिक्सचर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। किस लिए यूज होता है, इसमें गोल्ड मेटल डिसॉल्व हो जाता है, गोल्ड मेटल डिसॉल्व्स इन इट, ठीक है, और ये कैसा होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है। यहां पे बेटा आज का सेशन होता है समाप्त, आज की क्लास होती है समाप्त। अब हम लोग कल मिलेंगे या शायद परसों मिले, है ना। यहाँ पे होता है आपका, क्या हो गया, काहे टेंशन ले रहे हो, क्या हो गया, कल होगी इसके बाद मुलाकात। देखो तुम्हारे लिए भी फर्रे बना रहा था मैं अगले चैप्टर के, रोज काम जारी है भाई। अब फर्रे बन रहे हैं आपके उसके कार्बोनेट्स कंपाउंड के, लगातार भाई काम जारी है, एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे। चलिए भाई निकलते हैं, हाँ बायोलॉजी आएगा, बायोलॉजी पे काम जारी है, ऐसा नहीं आएगा। आपको जितना पढ़ाया गया उतना अच्छे से पढ़िए, बायोलॉजी हो सकता हो आपने साल भर भी कहीं से पढ़ी हो सकता हो नहीं पढ़ी हो, मैं यही मान के चलूंगा कि आपने, आप मुझे ये बता दो आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो मैं वैसा वीडियो बनाऊंगा एकदम। कहे क्या है ना, बायोलॉजी के मैंने गनशॉट बनाए नहीं, अब मैंने बायोलॉजी के गनशॉट बनाए नहीं, मैं सीधा अगर रिवीजन कराऊंगा क्या तुम्हें समझ में आएगा, मुझे ये बता दो। मैं सीधा 30 मिनट का रिवीजन कराऊं या आपको डिटेल में पहले बायोलॉजी पढ़ाऊं, मैं इसमें कंफ्यूज हूं इस टाइम, कि इस टाइम क्या लंबे लंबे लेक्चर शूट किए जाएं बायो के। या 30-30 मिनट में निपटा दें। नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, पढ़ा दिया जाएगा। कोई कह रहा है डिटेल, कोई कह रहा है रिवीजन, करा दिया जाएगा भाई। बीच में हो सकता हो 1 दिन या 2 दिन हो सकता हो मैं एकदम गायब हो जाऊं, मुझे इलाहाबाद जाना है, बहुत समय से गए नहीं हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलना है जिनसे मैं सालों से नहीं मिला हूँ, कुछ बहुत ही खास लोग हैं उनसे नहीं मिला हूँ, तो शायद इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको आप बोलते हो, प्रयागराज शायद जाना पड़े, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी बता देना, कमेंट सेक्शन में कोई पूछे गायब क्यों हो गए सर, तो गायब नहीं होंगे यार, काम से जा सकते हैं। संडे को लाइव ले रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संडे को आएंगे, 2 से 3 घंटे के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के सब लाइव आपका संडे को सॉल्व करा देंगे, संडे की शाम को लाइव करेंगे, ठीक है, बताएंगे इस बारे में कि कैसे कैसे करेंगे। एक बार केमिस्ट्री पूरी खत्म हो फिर केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सिंगल वीडियो में कर दूंगा, एग्जाम से पहले वो वीडियो देख के चले जाना, सारे क्वेश्चन आपको वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। बीच में हो सकता हो 1-2 दिन वीडियो ना आए, मैं प्रयागराज जाऊंगा, मेरी होम सिटी है, वहीं से पैदा हुए हैं, और अभी प्रयागराज का आप लोग ने शायद सुना भी हो कि भगदड़ हो गई महाकुंभ के अंदर, और बड़ा ही अजीब यार, मतलब बहुत लोग, मतलब न्यूज़ जो बोल रही है, दैनिक भास्कर आस्कर की जो न्यूज़ बोल रही है 30 से 35 लोग मरे हैं, पर ये सब बहुत सरकारी आंकड़े बहुत कम होते हैं, एक्चुअल आंकड़े पता नहीं क्या होंगे, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं 30 से 35 लोग की मृत्यु हुई है, एक्चुअल पता नहीं कितने लोग। सोचो यार, लोग मतलब नहाने गए थे, श्रद्धा से गए थे, भगवान के भरोसे गए थे, उनके साथ ऐसा हो जाए, कैसी ये दुनिया है, भगदड़ मच गई।
भी यहीं कोई अमीर आदमी होता, अपना हेलीकॉप्टर से एकदम उतरा होता, 4 सिक्योरिटी गार्ड उसके अगल बगल, कोई अंदर नहीं घुस पाता उसके घेरे में। एक अमीर आदमी की बेटा मृत्यु नहीं हुई होगी इस भगदड़ में, सारे गरीब इंसान मरा होगा। जिसके पास धन होता है ना बेटा, उसको ये सब दिक्कतें नहीं होती है। गरीब इंसान के साथ ही ये सब होता है। ये जितना लोग मरा होगा, कोई अभी वीआईपी कोई होता तो उसके तो वीआईपी दर्शन होते अलग से। बेटा देखो, मैं चाहता हूं कि हमारा देश सही दिशा में जाए, दुनिया सही दिशा में जाए, पर मेरे चाहने से तो थोड़ी कुछ होना है। दो चीज़ें होती है बेटा दुनिया में, एक होता है आइडियल, एक होता है प्रैक्टिकल। आइडियल अगर मैं फॉलो करूं कि आइडियल होना चाहिए तो सबको इक्वल हो, पैसे वाले और गरीब सबको इक्वली ट्रीट करो, भाई मैं कर सकता हूं, पूरी दुनिया से तो मैं नहीं करा सकता। प्रैक्टिकल में बात करूं तो इसलिए मैं कहता हूं पहले पैसा कमाइए, ऊपर आइए। पहले पैसा कमा के ऊपर आइए, सारे नियम कानून लगने आपके ऊपर बंद हो जाते हैं बेटा जीवन के। एक बार आपने पैसा कमाया, सारे नियम कानून लगना बंद। जाइए वीआईपी दर्शन कीजिए, अपने माँ बाप को वीआईपी, गलत है मुझे पता, सही नहीं है, पर क्या भीड़ में जाके मरे हमारे माँ बाप? क्या करें हम? वही आश्वासन मिलेगा कि अब से ऐसा नहीं होगा, इसकी हम कार्रवाई करा देंगे, यही सब तो मिलता है ना हर बार। तो एक प्रैक्टिकल दुनिया होती है बेटा, उसमें जीना सीखिए। वो प्रैक्टिकल दुनिया यही कहती है कि पैसा ही एकमात्र भाषा है जो सारी दुनिया समझती है। चलिए, मैं रोज आपको यही समझा के जाता हूँ कि मेहनत करिए, जीवन में पैसा कमाइए। पैसा कमाना जीवन में बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी गालियां भी लोगों को मीठी लगने लगेगी, आपके सारे विचार लोगों को सुविचार लगने लगेंगे कि भाई क्या बात कर दी आपने, क्या ही बात कर दी। धन्यवाद बेटा, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।